एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान इसमें दिया हुआ है जो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट का है। इट्स अ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बाय रेलवेज ऑफ पंजाब. It is a group housing project, so it involves a lot of construction work, and for this the environment management plan that was submitted with the project proposal, we are discussing this plan कि मतलब EMP जो EMP या डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी इसी के अंदर है, क्योंकि एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान तो थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट चलता रहता है। थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उसके बाद में भी जिस समय रन हो रहा है प्रोजेक्ट, उस समय भी जो हर समय जो एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग उसके साथ में चलती है उसके लिए है। और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तो वो होता है जो इन केस ऑफ डिजास्टर जो एकदम से इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो डीएमपी भी इसी में एम्बेडेड है। और ये मैनेजमेंट प्लान जो है, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट की जो EIA रिपोर्ट थी उसके साथ में ये सबमिट किया गया है। सो दिस इज टू टेल यू हाउ द एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान लुक्स लाइक, that is submitted with a typical EIA project proposal or EIA report. EIA report या EIA project proposal, it is the same thing. ठीक है। और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दें, जैसे आज EIA मेथडोलॉजी भी स्टार्ट करेंगे, तो इन केस अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन है तो EIA रिपोर्ट या EIA मतलब प्रोजेक्ट प्रपोजल तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वो होता है, और उसी प्रोजेक्ट प्रपोजल में एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट उसमें जाती है। उसी तरीके से एक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान वो रिपोर्ट का हिस्सा होता है, रिपोर्ट के साथ में जाता है। ठीक है। तो EIA रिपोर्ट जो है या वो पूरा जो ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट प्रपोजल है, उसमें एक EIA रिपोर्ट होती है, और EIA रिपोर्ट का एक हिस्सा एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान होता है। अब जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो एक टिपिकल EIA रिपोर्ट थी केन्या की, वो बायो टॉयलेट वाली। ठीक है। अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं आज EMP एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान, ये एक दूसरे प्रोजेक्ट, एक रेलवे मिनिस्ट्री का हाउसिंग का प्रोजेक्ट है पंजाब का। उस हाउसिंग के प्रोजेक्ट प्रपोजल में जो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान सबमिट किया गया था वो है दिखाने के लिए कि किस टाइप का एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान सबमिट किया जाता है, कितना एग्जॉस्टिव होता है, उसमें क्या चीजें डाली जाती हैं। और जो मेथडोलॉजी आज जो स्टार्ट करेंगे, जो लास्ट चीज जो बची हुई है EIA मेथड्स या EIA मेथडोलॉजी, वो बेसिकली जो बेस लाइन डेटा एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में जो EIA रिपोर्ट में डाला जाता है, वो बेस लाइन डेटा किस फॉर्मेट में लिया गया है और किस फॉर्मेट में डाला जाएगा, उसके लिए वो मेथडोलॉजी होती है। और कहते हैं उनको EIA मेथडोलॉजी है क्योंकि EIA में तो एनवायरनमेंट के पैरामीटर्स आते हैं, और एनवायरनमेंट के पैरामीटर्स की आज क्या स्थिति है, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट क्या होगी, प्रोजेक्ट के बाद में क्या होगी, वही सब बेसलाइन डेटा होता है और मेनली वही डाला जाता है, तो इसीलिए उनको EIA मेथड्स कहते हैं। तो आज के क्लास में पहले एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर वो लास्ट चीज मेथड्स जो हैं वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। और मैंने 2 और केस हिस्ट्री क्लासरूम पे अपलोड करी हैं अभी थोड़ी देर पहले, वो डिस्कस नहीं करेंगे। उसमें केरल के इरिगेशन प्रोजेक्ट वाली तो बहुत ही छोटी सी है, वो तो 3-4 पेज की है, उतनी एग्जॉस्टिव नहीं है, उतनी अच्छी बनी हुई नहीं है, लेकिन उसको आप जो है
पढ़ सकते हो। और एक माइनिंग वाली है, वो भी जो है ऐसे ये सब तुम लोगों के ऐसे ही ब्राउज करके देखने के लिए, केस स्टडी हैं, सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स हैं। उनका कोई मतलब सिलेबस से कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि सिलेबस में जस्ट केस हिस्ट्रीज दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप की केस हिस्ट्री, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ब्ला ब्ला। तो जो केस हिस्ट्रीज जो मुझे अप्रोप्रिएट लगी वो अपलोड करी हुई हैं। तो 4 केस हिस्ट्री हो गई आपके पास। एक केन्या वाली, एक ये हांगकांग के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की है जो पहले अपलोड करी थी, वो भी मैंने डिस्कस नहीं करी है क्योंकि सब में रिपीटेडली सेम चीजें होती हैं। थोड़ा बहुत 19-20 इधर उधर कंटेंट्स में हो तो उतना तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फिर नेचर ऑफ प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग किसी चीज पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस होता है, किस पे कम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लेकिन ओवरऑल जो है वो मतलब सब में सेम ही टाइप के कंटेंट्स हैं। तो जैसे मैंने कहा, वो जस्ट आप ऐसे ब्राउज करके देख सकते हो। फिर अलग अलग लोगों की, अलग अलग कंट्री की, अलग अलग जगहों की सबमिटेड हैं। अपने कंट्री की जो हैं वो तीन तो अपने कंट्री की हैं, अलग अलग पार्ट्स की, नॉर्थ की, साउथ की। तो ब्राउज करके जस्ट देख सकते हो कि किसमें क्या डाला गया है, जस्ट टू गेट एन आइडिया how different types of reports look like, what type of projects are there, like that. And after looking at it, if you still wish to discuss, we can discuss anytime, but not now. We can discuss after we finish this environment management plan and methodology. So by the time we finish environment management plan and methodologies, you can have a look at them, and then if you find any of them interesting and you specifically want to discuss any of them, then we can just sit down one day and discuss whichever one you want to discuss. तो अभी emp.pdf खोल लीजिए। इसमें जो है शुरू से बता रहे हैं, इसमें दिया है कि EMP would consist of all mitigation measures for each component of the environment due to the activities increased during the construction operation and the entire life cycle to minimize adverse environmental impacts resulting from the activities of the project. It would also delineate the environmental monitoring plan for compliance of various environmental regulations. It will state the steps to be taken in case of emergency, such as accidents at the sites, including fire. The detailed EMP for complex is given below. ठीक है, तो मतलब ये जो है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान, ये थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो भी एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो भी इम्पैक्ट आएगा और उसके मिटिगेशन के लिए क्या करेंगे, कैसे उसको रिड्यूस करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, उसका ये प्लान है। It is a site-specific plan developed to ensure that the project is implemented in environmental sustainable manner, where all contractors and subcontractors, including consultants, understand the potential environmental risks arising from the project and take appropriate actions to properly manage that risk. ठीक है, तो ये EMP इसीलिए होता है कि एनवायरनमेंट का जो भी एनवायरमेंटल रिस्क प्रोजेक्ट से आने वाला है उसके लिए प्रिपेयर्डनेस सबको समझ में आए और जो बेस्ट कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उसको करने के लिए ये मैनेजमेंट प्लान है। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जो भी मिटिगेशन एक्शंस के लिए जो इन अकॉर्डेंस विद रूल्स एंड इन अकॉर्डेंस विद बेस्ट प्रैक्टिसेस उसके अकॉर्डिंग जो है।
It outlines existing and potential problems that may adversely impact the environment and recommends corrective measures where required. तो जहां जहां वो मतलब आइडेंटिफाई करता है कि कहां कहां पे एडवर्स इम्पैक्ट आ सकता है और उसको किस तरीके से दूर करना है, उसी के लिए इसमें रिकमेंडेशन दिए गए। It is prepared in accordance with rules and requirements of CPCB, SPCB. ठीक है, MOEF छोड़ दो, नहीं बताया, CPCB, SPCB बताया है, तो वही सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है, और जिससे कि जो है to ensure that the component of facility are operated in accordance with design, मतलब डिजाइन जो है, जो प्रपोजल में दिया गया है उसी को स्टिक करें और मिनिमल एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट आए उसके अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर किया गया है। A system that addresses public complaints during construction and operation of the facilities, and a plan that ensures remedial measures is implemented immediately. तो इसमें वो भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट का भी है, और प्रॉपर सुपरविजन मॉनिटरिंग थ्रू आउट कंस्ट्रक्शन कैसे होगा वो सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, एंड उसमें फिर नेक्स्ट इन्होंने हेडिंग में दिया है कि इट हैज 4 मेजर एलिमेंट्स, मतलब 4 मेजर चीजें इन्होंने डिस्कस करी हैं। एक कमिटमेंट एंड पॉलिसी की, मतलब मैनेजमेंट प्लान की क्या पॉलिसी है, प्लानिंग क्या है, कैसे कैसे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन की क्या रिसोर्सेज हैं और कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, कंट्रोल फैसिलिटीज क्या हैं क्या नहीं है, क्या डेवलप करनी है, और मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन का मतलब है कि टाइम टू टाइम एयर मतलब ये एनवायरमेंटल पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग के लिए कौन कौन से मेजरमेंट करेंगे और कैसे उनको इवेलुएट करेंगे। It is suggested that as part of EMP, a monitoring committee would be formed by Indian Railway Welfare Housing Organization, comprising of the site in charge coordinator, environmental group representative, and project implementation team representative. The committee's role would be to ensure proper operation and management of the EMP, including the regulatory compliance. तो मतलब वही दिया कि एक जो है इवेल्युएशन, मेजरमेंट और पूरे मॉनिटरिंग के लिए एक कमिटी होगी जो इंडियन रेलवे वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसको बनाएगा, उसका एक कोऑर्डिनेटर होगा जो उसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करेगा, मैनेज करेगा, एंड इन accordance with, in compliance with the regulatory framework. ठीक है, अब इसमें आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो एक टेबल है, टेबल 1 है जो कई पेज की टेबल है। ये टेबुलर फॉर्म में बेसिकली पूरा डाटा दिया हुआ है कि जिसमें मतलब कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर जिन पे इम्पैक्ट आने वाला है, कहाँ से वो इम्पैक्ट आएगा, क्यों आ रहा है, और उसका कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे इवैल्यूएशन करेंगे, और रिमीडियल मेजर जो है क्या सजेस्ट कर रहे हैं। अब पहले इसमें जस्ट हम फर्स्ट कॉलम से बता रहे हैं कि एक्चुअली इस हाउसिंग के प्रोजेक्ट में किस किस चीज पे इन्होंने जो है कितने इम्पैक्ट चुने कि किस किस चीज पे इम्पैक्ट आने वाला है। देखो, पहले ग्राउंड वाटर क्वालिटी पे आता है, फिर ग्राउंड वाटर क्वांटिटी, मतलब कितना उसमें वाटर रिसोर्स की ही अभी बात कर रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर क्वालिटी, ग्राउंड वाटर क्वांटिटी, फिर सरफेस वाटर की क्वालिटी, फिर एयर क्वालिटी,
ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन, लैंड का एनवायरनमेंट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का है तो लैंड के एनवायरनमेंट में कुछ चेंज होगा। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब फूल पत्ती और जानवर। सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब वहाँ के लोगों की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा। ट्रैफिक पैटर्न, ट्रैफिक पे क्या असर आएगा। इतनी चीजें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से ट्रैफिक पे भी इम्पैक्ट आता है। एक तो इम्पैक्ट आता है कि ट्रैफिक का ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, जैसे कि ये उसके मेट्रो का कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट जो चल रहा है, तो जगह जगह ट्रैफिक में जो बाधा आती है कि कभी कहीं पे कुछ कर रहे हैं, मशीनरी शिफ्ट कर रहे हैं, रोक रखा है, तो इस तरीके से ट्रैफिक में हिंड्रेंस आता है। और प्लस कंस्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से जो है वो नॉइज और लैंड वगैरह पे इम्पैक्ट खोद रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये इतनी चीजें तो बेसिकली इन्होंने ये चूज करी कि इतनी चीजों पे इम्पैक्ट आने वाला है। अब एक एक करके लेते हैं। तो सबसे पहले ग्राउंड वाटर क्वालिटी। ग्राउंड वाटर क्वालिटी में पोटेंशियल इम्पैक्ट इज कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। सोर्स ऑफ इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन फेज, कि जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो खुदाई में ग्राउंड वाटर जो है कहीं पे गंदा होएगा, तो वही लिखा है वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम टेम्पररी लेबर टेंट्स। तो खुदाई भी और जो वहां पे जो जितने लेबर रहेंगे वो खाएंगे पिएंगे रहेंगे, तो उस सब से जो है वेस्ट वाटर निकलेगा, गंदा पानी निकलेगा। कंट्रोल थ्रू ईएमपी एंड डिजाइन, तो उसमें मतलब कंट्रोल ये किस टाइप का करने वाले हैं कि नो सरफेस एक्यूमुलेशन has been allowed, mobile toilets have been provided, sewage has been collected in septic tanks। ये इनका कंट्रोल मेजर है कि क्योंकि अगर परमानेंट टॉयलेट होंगे तो वो तो हमेशा के लिए या तो प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इसलिए मोबाइल टॉयलेट्स और सरफेस पे गंदा पानी जो है नहीं इकट्ठा होगा। और उसको कैसे इंश्योर करेंगे वो अलग चीज है, लेकिन वही दिया है कि कंट्रोल्स थ्रू ईएमपी एंड डिजाइन। लेकिन मतलब ये अपना डिस्क्लोजर दे रहे हैं कि हम उसमें एक्यूमुलेट नहीं होने देंगे। Impact evaluation, no significant impact as majority of laborers would be locally deployed, ठीक है, you understand। अब ये कह रहे हैं कि why the impact will be minimized because मोबाइल टॉयलेट्स और वहां रहने वाले लेबर जो हैं वो बहुत कम है, क्योंकि जो आउटसाइड के होंगे वही साइट पे रहेंगे। तो वो कह रहे हैं कि हम मेजॉरिटी ऑफ लेबर जो है वो लोकली डिप्लॉय करेंगे, तो जब लोकली डिप्लॉय करेंगे वो जाके अपने घर में रहेंगे, इसलिए जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। और रिमीडियल मेजर इसीलिए इन्होंने कोई नहीं डाला है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इस तरीके से मैनेज होगा और इससे जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। फिर ये तो कंस्ट्रक्शन फेज में हुआ। ग्राउंड वाटर क्वालिटी के लिए ही दो दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन फेज, ऑपरेशन फेज। ऑपरेशन जब फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा हाउसिंग प्रोजेक्ट, तो उस समय सीवेज फ्रॉम दी जो प्रोजेक्ट निकलेगा उसका कैसे मैनेज करेंगे। इंडियन रेलवे वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स दी एसटीपी मतलब ट्रीटमेंट प्लान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान टू ट्रीट द डिस्चार्ज ऑफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। तो जब पूरा हाउसिंग बन जाएगा उसके मतलब वही अगेन ये उसमें दे रहे हैं डिस्क्लोजर कि जब पूरा हाउसिंग प्रोजेक्ट बन जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, उस समय कुछ मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी के साथ साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लग जाएगा, जिससे कि जो रेजिडेंशियल एरिया जो बना रहे हैं उससे जो सीवेज निकलेगा वो ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा। अगेन इसलिए फिर दे रहे हैं नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड वाटर क्वालिटी एनविसेज्ड,
मतलब कि we don't see any kind of negative impact, because when the housing project will be operational, there will be a sewage treatment plant which will take care of it. ठीक है? And again, therefore they are not suggesting any remedial measure. Then next parameter is the groundwater quantity. उसमें दे रहे हैं इम्पैक्ट डिप्लीशन, क्योंकि पानी कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे तो लेवल उसका जो है कम हो जाएगा. अब अगेन कंस्ट्रक्शन फेज और ऑपरेशन फेज में पोटेंशियल सोर्स ऑफ इम्पैक्ट दे रहे हैं कि ग्राउंड वाटर इज नॉट टू बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, देयरफॉर जो है उसका कोई रिमीडियल वो सब जो है कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट एप्लीकेबल लिख दिया, और लिख दिया कि नो इम्पैक्ट विल बी देयर, नो इम्पैक्ट एनविसेज्ड अगेन ऑन क्वांटिटी. मतलब कह रहे हैं हम वो ग्राउंड वाटर यूज ही नहीं करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, कहीं और से लेके आएंगे पानी, तो इसलिए इम्पैक्ट नहीं आएगा. फिर जब हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाएगा तब ये कह रहे हैं सोर्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग ऑपरेशन फेज इज प्राइवेट वाटर टैंकर. तो कह रहे हैं जब ऑपरेशनल हो जाएगा तभी भी ग्राउंड वाटर मतलब नीचे बोरिंग करके जो है घरों में पानी नहीं देंगे, टैंकर आएगा, टैंकर से पानी सप्लाई होगा, इसलिए अगेन कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. तो अगेन इन्होंने जो है फिर वही कॉलम में डाल दिया कि नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सरफेस और ग्राउंड वाटर क्वांटिटी एनविसेज्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट. और स्टॉर्म वाटर कलेक्शन फॉर वाटर हार्वेस्टिंग दे रहे हैं, और मतलब कह रहे हैं एक तो टैंकर तो प्राइवेट वाटर टैंकर तो आएगा ही, और साथ में स्टॉर्म वाटर का मतलब है रेन वाटर, उसकी हम हार्वेस्टिंग भी करेंगे, मतलब उसको कलेक्ट करेंगे, उसको भी नहाने धोने के लिए यूज करेंगे. तो उससे क्वांटिटी ग्राउंड वाटर क्वांटिटी पे और कम इम्पैक्ट आएगा. ठीक है. फिर नेक्स्ट है सरफेस वाटर क्वालिटी. सरफेस वाटर क्वालिटी में भी इम्पैक्ट जो है वो मतलब किस इम्पैक्ट की बात करें, सरफेस वाटर कंटेमिनेशन. अब कंटेमिनेशन कहाँ से होगा, कंस्ट्रक्शन फेज में सरफेस रन ऑफ फ्रॉम साइट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में जब पानी यूज करेंगे तो कुछ इधर उधर जो बहेगा उसी से कंटेमिनेशन वही सरफेस पे बहेगा, तो वो कंटेमिनेशन होगा. उसके लिए दे रहे सिल्ट ट्रैप्स एंड अदर मेजर्स सच एज एडिशनल ऑन साइट डाइवर्जन डिचेस विल बी कंस्ट्रक्टेड to control surface runoff during site development. Again, no off-site impact envisaged as no surface water receiving body is present in the core zone. ये यहाँ पे समझने वाली चीज है, मतलब कह रहे हैं कि पास में कोई वाटर रिसीविंग बॉडी नहीं है, मतलब पास में कोई नदी नाला तालाब कुछ नहीं है, तो इसलिए जो है ऐसा नहीं कि मतलब वहां से पानी जैसे कंस्ट्रक्शन साइट से बह रहा है तो बह बह के जो है वो धीमे धीमे रिवर में चला जाएगा या नेबरिंग तालाब में चला जाएगा या कहीं चला जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई वाटर रिसीविंग बॉडी आसपास है ही नहीं. तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हम कुछ गड्ढे बनाएंगे, डाइवर्जन बनाएंगे और देखेंगे कि जिससे सरफेस रन ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा ना हो. ऐसा ना हो कि सरफेस से बह बह के पानी जो है ढेर पानी सरफेस से बह बह के इधर उधर जा रहा है. मतलब उसके लिए सिल्ट ट्रैप्स कि सिल्ट मतलब वही काइंड ऑफ दलदल में वहां पे जाके रुका रहेगा, दूर दूर तक सरफेस का बह बह के नहीं जाएगा. ऑपरेशनल फेज में दे रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक सलेज टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, टू एसटीपी मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. तो जब प्रोजेक्ट हो जाएगा, जब घर बन जाएंगे, तो अगेन जो घरों से जो सरफेस रन ऑफ वाटर निकलेगा वो सीधे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, तो अगेन कोई उससे जो है गंदगी नहीं होगी. तो फिर वही दे रहे हैं कि नो ऑफ साइट इम्पैक्ट विल बी देयर. ठीक है.
तो यही है। फिर एक इन्होंने यहाँ रिमीडियल में वो भी दिया है कि एक्सेस ट्रीटेड वेस्ट वाटर विल बी मेड अवेलेबल एट नियर बाय कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मतलब थोड़ा रीयूज वाला भी दिया है कि जो एक्सेस में होगा, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीटमेंट के बाद में या जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर होगा, वो जिस काम के लिए भी यूज अगर हो सकता है नियर बाय कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो उसको रीयूज कर लेंगे। कि पहले ट्रीटमेंट में ले जाएंगे और ट्रीटमेंट से लेके फिर अगेन, क्योंकि जैसे एक जगह हुआ फिर दूसरी जगह हुआ, तो फिर उसको दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाएंगे, और नहीं तो उसको पब्लिक सीवर में डिस्चार्ज कर देंगे। फिर एयर क्वालिटी में दिया है कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कि डस्ट एमिशंस, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट है तो खूब धूल मिट्टी जो है वो उड़ेगी, ये इम्पैक्ट आएगा, और उससे जो है वहाँ की हवा में जो है गंदगी होगी। तो कंस्ट्रक्शन फेज में दे रहे हैं ऑल हैवी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, उनसे ये धूल मिट्टी उड़ेगी। मतलब कहाँ सोर्स ऑफ इम्पैक्ट ये है ऑल हैवी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, सारी भारी मशीनें जो कंस्ट्रक्शन में यूज होंगी वहां से ये दिक्कत आएगी। और उसका क्या जो है वो करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, उसके लिए दे रहे हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज द कॉन्ट्रैक्टर्स आर एडवाइज्ड to facilitate mask for laborers, water sprinkler for suppression during construction phase। वही जैसे करते हैं कि मतलब जो वहां पे काम कर रहे होंगे वो मास्क पहन के काम करेंगे जिससे धूल ना जाए मुंह में, और बाकी पानी छिड़कते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो ज्यादा मिट्टी नहीं उड़ेगी। फिर इम्पैक्ट में फाइनली दे रहे हैं अगेन, क्योंकि हम ये सब करते रहेंगे इसलिए नॉट सिग्निफिकेंट because dust generation will be temporary and will settle fast due to dust suppression techniques। और डस्ट सप्रेशन टेक्निक क्या है? डस्ट सप्रेशन टेक्निक यही है कि पानी छिड़केंगे तो डस्ट जो है वो सप्रेस हो जाएगी। फिर एयर क्वालिटी वाले में ही नेक्स्ट आता है, एक तो डस्ट एमिशन है, फिर दूसरा आता है एमिशन ऑफ PM 2.5 एंड PM 10। PM क्या है हमको देखना पड़ेगा, कुछ होगा ऐसे नहीं बता पाएंगे, हमको देखना पड़ेगा। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। PM किसके लिए शॉर्ट फॉर्म लिखा है अभी तुरंत तो नहीं समझ में आ रहा है। ओ पार्टिकुलेट मैटर के लिए दिए पार्टिकुलेट मैटर, और उसका आई थिंक ये mm में डायमेंशन दिया है 2.5 mm 10 mm, मतलब बहुत फाइन पार्टिकुलेट मैटर और थोड़ा बड़ा बड़ा पार्टिकुलेट मैटर। आई थिंक सो, कंफर्म करना पड़ेगा। आई थिंक पार्टिकुलेट मैटर के लिए दिया। कंस्ट्रक्शन फेज में ऑपरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड व्हीकल्स ड्यूरिंग साइट डेवलपमेंट, उसी से पार्टिकुलेट मैटर वगैरह जो है इधर उधर निकलेगा। और रनिंग डीजी सेट, मतलब जो लाइट अगर नहीं आएगी उसके लिए जो जनरेटर जो चलेगा, डीजी सेट मतलब जनरेटर जो चलेगा, जनरेटर का जो बैकअप रहेगा उससे भी निकलता है ना बहुत सारा धुआं। पार्टिकुलेट मैटर बेसिकली उसके लिए है, जो धुआं ऐसा जो निकलता है उसमें सूट वगैरह जो कार्बन पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं उसको पार्टिकुलेट मैटर दिया है। फिर रैपिड ऑन साइट कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्रूव मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, ये अपने कंट्रोल मेजर में दे रहे हैं। यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक ईयर मफ्स, ईयर प्लग्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। हो तो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भयानक आवाज आती है उसके लिए ईयर मफ यूज करते हैं, और वही पहने रहेंगे जो वर्कर्स होंगे अपने को बचाने के लिए। फिर रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ एमिशंस एंड कंट्रोल मेजर्स विल बी टेकन टू रिड्यूस द
एमिशन लेवल। ये फाइनल इनका जो है रिमीडियल मेजर में दिया है। ड्यूरिंग ऑपरेशन फेज मतलब जब कॉलोनी बन जाएगी उसके बाद भी पावर जनरेशन बाय डीजी सेट ड्यूरिंग पावर फेलियर, तो मतलब उतनी बड़ी कॉलोनी में पावर फेलियर के टाइम पे कुछ जनरेटर वाली व्यवस्था होगी, और जब वो चलेगा तो उससे अगेन तभी भी बाद में भी पार्टिकुलेट मैटर वगैरह निकलेगा, एयर पॉल्यूशन होएगा कुछ हद तक। उसके लिए अगेन कंट्रोल मेजर जो है वो यूज ऑफ लो सल्फर डीजल, if available, stack height of DG set above the tallest building as per CPCB standards। मतलब ये कंट्रोल मेजर ये अपने सजेस्ट कर रहे हैं कि डीजल ऐसा यूज करेंगे जो लो सल्फर वाला होगा, जिससे उससे एमिशंस कम निकलेंगे, और स्टैक हाइट मतलब चिमनी जो है वो टॉलेस्ट बिल्डिंग से भी ऊंची चिमनी बनाई जाएगी डीजी सेट की, और उससे फिर धुआं उसका निकाला जाएगा एज पर द गाइडलाइन ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और अगेन फिर वही लिख दिया उसमें डिस्क्लोजर में कि नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एम्बिएंट एयर क्वालिटी इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि हम ये मेजर्स करेंगे, हम ये प्रोटेक्टिव मेजर करेंगे, इस वजह से जो है एम्बिएंट एयर क्वालिटी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। फिर दे रहे हैं एमिशन फ्रॉम वेहिकुलर ट्रैफिक इन यूज, तो जो कुछ व्हीकल्स यूज होंगी सामान लाने ले जाने के लिए, उनसे भी कुछ ना कुछ एमिशंस निकलेंगे, उनसे व्हीकल्स से भी धुआं, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ये सब जो जितना यूज करेंगे उनसे भी जो है कुछ एमिशंस निकलेंगे। और वो जो है प्रोवाइडिंग फुटपाथ एंड पेडेस्ट्रियन वेज विद इन द साइट फॉर द एम्प्लॉयज एंड विजिटर्स, उसके लिए कह रहे हैं कि हम जो है जो लोग पैदल वहां पे आएंगे या वर्कर्स जो आएंगे जाएंगे, विजिटर्स आएंगे जाएंगे, उनके लिए थोड़ा दूर में साइड से हम जो है रास्ता बना देंगे, जिससे कि उनको जो है बहुत ज़्यादा व्हीकल्स और ट्रैफिक के जो है पास से ना जाना पड़े, तो थोड़ा उनको गंदी एयर क्वालिटी का एक्सपीरियंस ना करना पड़े। ठीक है, और इसमें भी डिस्क्लोजर दे रहे हैं, देयर आर नो सेंसिटिव रिसेप्टर्स लोकेटेड विद इन द विसिनिटी ऑफ साइट। उनका कहने का मतलब है कि आसपास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो, कि ये व्हीकल्स आ रही हैं जा रही हैं उनसे धुआं निकल रहा है, ये इनका डिस्क्लोजर है। और जो है वो अपने उसमें ये चिमनी हाइट के अलावा एक और मेजर मॉनिटरिंग के लिए दे रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट विल बी डेवलप्ड विद स्पेसिफिक स्पीशीज टू हेल्प रिड्यूस पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10 लेवल। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट तो इसलिए कि पुरानी मशीनें हो जाती हैं तो ज़्यादा धुआं और वो फेंकती हैं, तो उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस होगी, जिससे कि डीजल उसमें जब बर्न होगा तो ज़्यादा वो गंदगी ना निकले। और ग्रीन बेल्ट का मतलब है कि प्लांट्स लगाएंगे, पूरी ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, जिससे कि ये पार्टिकुलेट मैटर और ये सबको रोकने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन का सोर्स जो है वो ड्यूरिंग ऑपरेशन फेज नॉइज फ्रॉम वेहिकुलर मूवमेंट, नॉइज फ्रॉम डीजी सेट ऑपरेशन, तो जो जनरेटर चलेगा उससे नॉइज निकलेगा, और जो मशीनें लाई जाएंगी ले जाई जाएंगी, सामान ढो के लाएंगे ले जाएंगे मशीनों से, उससे जो है नॉइज जनरेट होगा। और उसके लिए जो
मॉनिटरिंग के लिए जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट ऑफ साइलेंस जोन्स टू चेक द traffic movement, provision of noise shields near heavy construction operations and acoustic enclosures for DG set। मतलब जनरेटर को किसी उसके मतलब रूम टाइप बना के उसके अंदर एकॉस्टिक उसमें साउंड प्रूफ वाले में उसके अंदर रख देंगे जनरेटर को, तो ज़्यादा नॉइज नहीं आएगा। और पेड़ वेड़ लगा देंगे तो ज़्यादा गंदगी नहीं समझ में आएगी। और साइलेंस जोन्स बना देंगे कि कुछ जगह ऐसी बना देंगे कि जहाँ पे मशीनरी और ये लाने ले जाने वाले ट्रक्स, ट्रॉली, ये सब जो है वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड होंगे, तो वो साइलेंस जोन बना देंगे। इससे इम्पैक्ट जो है कम आएगा। ये इनके सब जो है मेजर्स हैं, मेजर्स टू कंट्रोल द नॉइज पॉल्यूशन। फिर ये भी एक कंट्रोल मेजर है कि खाली डे टाइम में काम चलेगा, रात में जो है काम नहीं चलेगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हैज बीन लिमिटेड टू डे टाइम ओनली। और अगेन डिस्क्लोजर में देयरफॉर नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इज एक्सपेक्टेड and therefore no remedial measure is suggested। लैंड एनवायरनमेंट, अब लैंड पे क्या इफेक्ट आएगा उसमें? सॉइल कंटेमिनेशन, कंस्ट्रक्शन फेज में सॉइल कंटेमिनेशन क्यों होगा? बाय डिस्पोजल ऑफ कंस्ट्रक्शन डेब्रिस। जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस समय बहुत सारा वही जो मलबा जो निकलता है, सीमेंट, गारा और टूटे हुए पत्थर, ये वो सब कंस्ट्रक्शन वाला डेब्रिस जनरेट होगा। Construction debris has been collected and suitably used on site as per the solid waste management plan for construction phase। तो ये कह रहे हैं कि जो solid management plan में जो CPCB SPCB की गाइडलाइंस में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो मलबा कंस्ट्रक्शन वाला जनरेट होगा उसका मैनेजमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और इस वजह से नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट विल बी लोकल एज वेस्ट जनरेटेड विल बी रीयूज्ड फॉर फिलिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। ये भी बताया था ना कि जैसे सॉलिड वेस्ट जो होता है उससे लो लाइंग एरिया की हम फिलिंग करते हैं। जो ओपन डंप में तुमको बताया था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ओपन डंप में बताया था कि लो लाइंग एरिया को रेज करने के लिए वहां पे डंप कर देते हैं जिससे कि वो रेज हो जाता है और यूजेबल हो जाता है। तो वही इन्होंने दिया है कि डिस्पोजल ऑफ कंस्ट्रक्शन डेब्रिस जो है वो लो लाइंग एरिया की उससे फिलिंग कर देंगे। और ऑपरेशन फेज में जब बन जाएगी हाउसिंग कॉलोनी तो जनरेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट वो तो म्युनिसिपैलिटी वाले उठाएंगे और जैसे डिस्पोज करते हैं वैसे डिस्पोज करेंगे। It is proposed that the solid waste generated will be managed as per MSW मतलब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2000, मतलब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2000 के अकॉर्डिंग जिस समय की का होगा ये प्रोजेक्ट प्रपोजल 2000 के आसपास का होगा, तो उस समय के जो एग्जिस्टिंग म्युनिसिपैलिटी के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स थे उनके अकॉर्डिंग जो है जैसे हाउसिंग सोसाइटी का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है वैसे किया जाएगा। फिर डिस्क्लोजर में दे रहे हैं सिंस सॉलिड वेस्ट इज हैंडल्ड बाय द ऑथराइज्ड एजेंसी वेस्ट डंपिंग इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड एंड नॉट सिग्निफिकेंट। तो कह रहे हैं कि वो तो म्युनिसिपैलिटी के लॉज के अकॉर्डिंग हैंडल होगा, तो किसी को भी ऐसे कहीं पे भी जो है डंप करने की इजाजत नहीं होगी। वो जैसे होता है कि म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आएगी कलेक्ट करके ले जाएगी वैसे किया जाएगा। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी किसी ने ले जाके बस फेंक दिया कूड़ा।
solid waste. Used oil generated from generator set या DG set जिसको कहते हैं, उसका क्या करेंगे? कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल विल बी डन as per municipal solid waste management rules 2000 by the authorized agency. Used oil generated will be sold to authorized recyclers. तो यूज्ड ऑयल जो जनरेटर में जो कितनी देर चलाना पड़ेगा वो डिपेंड करेगा उस एरिया में पावर अवेलेबिलिटी पे, और जितनी देर जनरेटर चलेगा उससे जो उसके बाद में जो उसका यूज्ड ऑयल होगा, जैसे टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है, तो जब ऑयल चेंज करेंगे तो उसका जो यूज्ड ऑयल होगा उसको जो लोग उस ऑयल को रिसाइकिल करते हैं उनको सेल कर देंगे, और ऐसे ही मतलब ऐसे ही उसको कहीं पे भी डंप नहीं करेंगे, इसलिए एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट जो है वो नेग्लिजिबल होगा, और इसलिए इसका भी कोई रिमीडियल मेजर नहीं सजेस्ट किया गया है। फिर नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का नेक्स्ट पैरामीटर है, 7th पैरामीटर है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, फ्लोरा एंड फौना। उस पे क्या प्रेडिक्टेड इम्पैक्ट है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑन साइट। वो तो जैसे होता है कि मतलब वहाँ कंस्ट्रक्शन होएगा तो जानवर धीमे धीमे भाग जाएंगे और पेड़ पौधे वहाँ के कंस्ट्रक्शन में नष्ट हो जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन फेज में दिया है कि साइट डेवलपमेंट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो लैंडस्केपिंग इज बीइंग कैरीड आउट। उसके लिए कह रहे हैं कि इन्होंने मतलब इनके डिजाइन प्लान में कुछ लैंडस्केपिंग किया है जिससे कि फ्लोरा फौना का बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, और ऑपरेशनल फेज में जब हाउसिंग बन जाएगी तब इंक्रीज इन ग्रीन कवर्ड एरिया, मतलब वही जैसे करते हैं कि कॉलोनी में जगह जगह लॉन होंगे और ग्रीन एरियाज होंगे, जिससे जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो फ्लोरा का लॉस हो रहा है उसको ग्रीन बेल्ट्स बना के फिर रीस्टोर करेंगे। तो वही दिया, सूटेबल ग्रीन बेल्ट्स विल बी डेवलप्ड एज पर लैंडस्केपिंग प्लान इन एंड अराउंड द साइट यूजिंग लोकल फ्लोरा। और इसमें ये नहीं दे रहे हैं कि इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इम्पैक्ट तो आएगा ही, लेकिन वो दे रहे हैं कि बेनिफिशियल इम्पैक्ट, मतलब एक तरीके से कहना है कि वी हैव टेकन केयर ऑफ इट। हमको मालूम है कि इम्पैक्ट तो आएगा, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन होगा तो वहाँ से पेड़ पौधे तो कटेंगे और जानवर तो धीमे धीमे भाग ही जाएंगे, क्योंकि जब वहाँ पे सब जंगल वंगल खाली करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, लोग रहेंगे हर समय, तो धीमे धीमे जानवर भाग जाएंगे और जो है प्लांट्स खत्म हो जाएंगे। तो बाद में जब हाउसिंग कॉलोनी बन जाएगी तो उसके साथ में वही कह रहे हैं कि तरह तरह के जो है जगह जगह पे लॉन बनाएंगे और पार्क बनाएंगे, ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो रीस्टोर कर देंगे जितना नुकसान कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, उसको कॉलोनी बनने के बाद में जो इनके कॉलोनी के प्लान में जो लैंडस्केप में दिया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और उससे जो है रीस्टोरेशन हो जाएगा फ्लोरा फौना का, जिसका कंस्ट्रक्शन फेज में लॉस हो रहा है। तो एंड में उससे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट देयर विल बी बेनिफिशियल इम्पैक्ट। Then next is socio-economic environment, population displacement and loss of income. This is a predicted impact on socio-economic condition of the local area, कि कुछ लोग हो सकता है वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएंगे, मतलब जो लोग जैसे टेम्पररी हट्स बना के रहते हैं या टेम्पररीली किसी जगह में अपना कुछ टेम्पररी सा मकान बना के रहते हैं, तो वो लोग उनके
उनका वो सब टेम्पररी जो सेटअप है वो हट जाएगा जब वहां पे कंस्ट्रक्शन होगा। तो उसके लिए दे रहे हैं कि देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू दी कंस्ट्रक्शन, मतलब वहां पे जो साइट इन्होंने चूज करी है वहां पे कुछ भी लोगों के ऐसे टेम्पररी कुछ बना हुआ नहीं है जिसका कि डिस्प्लेसमेंट हो, तो किसी का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा एंड देयर इज नो नेगेटिव इम्पैक्ट। ऑपरेशन फेज में तो फिर साइट ऑपरेशन वही दिया है, मतलब वो तो कॉलोनी बन जाएगी, वो ऑपरेट होगी और प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो अगेन ये मतलब बेनिफिशियल इम्पैक्ट शो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी उस जगह में कोई उस टाइप के लोग नहीं रह रहे हैं कि जो टेम्पररी सेटअप बना के रह रहे हों या टेम्पररी हाउसिंग बना के रह रहे हों कि उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, उस टाइप के लोग वहाँ पे हैं नहीं। और जब कॉलोनी बन जाएगी तो उसके बाद वहाँ के लोकल लोगों को और उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मतलब जब कंस्ट्रक्ट हो रही होगी उस समय लेबर का काम मिलेगा, बाद में लोगों को सिक्योरिटी गार्ड का, किसी को गार्डनर का, किसी को कुछ, किसी को हाउस होल्ड चोर्स का, तो ये सब लोगों को वहाँ के लोकल लोगों को काम मिल जाएंगे, दे विल गेट सम काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। So again it is a beneficial impact. Then they are also saying providing quality integrated infrastructure, मतलब सोशियो इकोनॉमिक है तो इकोनॉमिकली मतलब वी आर गिविंग देम अ गुड infrastructure and for the society we are building something, so it is socio economically beneficial। पूरी चीज में कहने का मतलब इनका ये है कि देर इज नो नेगेटिव इम्पैक्ट बट इट इज सोशियो इकोनॉमिकली ओनली बेनिफिशियल एंड देर इज नो नेगेटिव इम्पैक्ट। देन ट्रैफिक पैटर्न, तो ट्रैफिक में जो होता है तो उसमें वही इम्पैक्ट में प्रिडिक्टेड इम्पैक्ट में दिया है इंक्रीज ऑफ वेहिकुलर ट्रैफिक, वो तो बढ़ ही जाएगा क्योंकि सामान लद 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 के आएगा, कभी ईंटा आ रहा है, कभी जो है वो सीमेंट आ रहा है, उस टाइप से। सो देयर विल बी इंक्रीज इन ट्रैफिक। कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज हैवी वेहिकुलर मूवमेंट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, वो तो होगा ही, हैवी व्हीकल्स इधर से उधर। और ऑपरेशन फेज में ट्रैफिक ड्यू टू पीपल वंस द प्रोजेक्ट इज ऑपरेशनल, वो तो जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, जब कॉलोनी में लोग रहने लगेंगे तो उनका अपना ट्रैफिक हो जाएगा, गाड़ी स्कूटर ये सब। और कंस्ट्रक्शन फेज में जो कंस्ट्रक्शन के सामान लाने ले जाने के लिए जो हैवी व्हीकल्स यूज होंगी उनका ट्रैफिक होगा। अब इसके लिए इनका जो है वो मिटिगेशन प्लान क्या है या मॉनिटरिंग प्लान क्या है कि एडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड, the peak hours has been avoided for transportation of material, मतलब पीक आवर से मतलब है जिस समय लोग ऑफिस जा रहे हैं वापस आ रहे हैं उस समय जो है ट्रक्स वगैरह का मूवमेंट सामान लाने ले जाने वालों का नहीं करेंगे, और बाकी ड्यूरिंग द डे टाइम करेंगे और नाइट में भी नहीं करेंगे जिससे लोग डिस्टर्ब ना हो। So again, in the predicted negative impact, there is no negative impact and it is beneficial impact. फिर ऑपरेशन फेज में जो है वो कह रहे हैं कि vehicular movement will be regulated inside the project with adequate roads and parking lots। वो तो जब कॉलोनी बन जाएगी तो उसमें कह रहे हैं कि हमारे प्लान में जो है सफिशिएंट रोड्स हैं, पार्किंग लॉट्स हैं, तो कोई कंजेशन जो है नहीं होना चाहिए एंड देयरफॉर नो मेजर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इज प्रिडिक्टेड। ये तो पूरी टेबल हो गई इनके प्रिडिक्टेड इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरमेंटल पैरामीटर्स और उनका मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट का प्लान क्या है, और इन पर्टिकुलर खाली 2-4 चीजों के लिए इन पर्टिकुलर जो रिमीडियल मेजर हैं वो हो गए, जैसे कि वो चिमनी वाला हो गया कि जो जनरेटर होगा उसकी चिमनी बहुत ऊंची बनाएंगे, और रिमीडियल मेजर में जैसे वही लैंड
क्वालिटी और पार्टिकुलेट मैटर कंट्रोल के लिए कि छिड़काव करना रेगुलर, तो उस टाइप के वही रिमीडियल मेजर हो गए। और बाकी डिजाइन लेवल पे, प्लानिंग लेवल पे जो इन्होंने जो सजेशंस हैं वो दिए हुए। तो दो कॉलम है, एक तो जो डिजाइन में और जो मतलब इनके प्लान में जो एम्बेडेड हैं जिसके अकॉर्डिंग चलेगा कंस्ट्रक्शन का काम वो, और दूसरा अगर उसके ऑन टॉप ऑफ दैट एनी पर्टिकुलर रिमीडियल मेजर, वो लास्ट कॉलम में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो सारा इनका मिटिगेशन और मॉनिटरिंग वाला प्लान हो गया। फिर जो है यही सब है, प्रोसीजरल चेंजेस टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, आइडल टाइम रिडक्शन, इम्प्रूव मेंटेनेंस, रिडक्शन ऑफ ऑन साइट कंस्ट्रक्शन टाइम, ऑपरेशन फेज में जो है डीजी सेट एमिशन कंट्रोल मेजर, वेहिकुलर एमिशन कंट्रोल, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट, यही सब रहता है। वही चीजें जो ऊपर दी हैं। फिर स्पेसिफिकली इन्होंने एक टेबल में वो दे दिया, ट्रीज टू बी प्लांटेड इन द प्रेमाइसेस ऑफ द रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। मतलब इसमें भी इन्होंने स्पेसिफिकली दे दिया कौन से पेड़, क्योंकि कुछ पेड़ होते हैं वो बिल्डिंग खराब करते हैं, कुछ बहुत बड़े हो जाते हैं, तो उसमें भी एक वो कैटेगरी रहती है जो हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ में लगाए जाते हैं। मतलब हर एक टाइप का पेड़ जो है वो घरों के अंदर लगाने के लिए वो भी नहीं होता है, अप्रोप्रिएट नहीं होता है, बड़े हो जाते हैं, किसी से गंदगी होती है, तो इन्होंने ये सजेस्ट किए सिल्वर ओक, गुलमोहर एटसेट्रा, गूलर, अर्जुन, ये सब। मतलब इसमें कुछ जैसे एक्चुअली जैसे मेडिसिनल टाइप के हैं, जैसे ये है गुलमोहर, अर्जुन तो बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू वाला है, बहेड़ा ये भी मेडिसिनल वाला है, जामुन है ये मतलब थोड़ा कमर्शियल भी है और जस्ट लोग जैसे खाते हैं, मतलब उसका है यूटिलिटी वाला है। सिल्वर ओक है वो प्योरली जो है वो ग्रीन बेल्ट के अकॉर्डिंग है, जो ग्रीनरी के लिए है। तो इस तरीके से इसमें एक कलेक्शन ऑफ ट्रीज है जो ग्रीन बेल्ट में लगाएंगे। सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है कि कौन सा क्यों लगा रहे हैं, किसी की मेडिसिनल वैल्यू है, किसी की कमर्शियल वैल्यू है, और कोई जो है वो एकदम जस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एनवायरमेंटल एयर क्वालिटी बेटरमेंट। तो उसके कोई हैं जो उसके एस्थेटिक उसके लिए हैं, जैसे गुलमोहर वगैरह की एस्थेटिक वैल्यू भी है, बुद्धा कोकोनट इस टाइप से। फिर ये वही जो ऊपर टेबल मतलब पहले एक कंडेंस्ड टेबुलर फॉर्म में है। अच्छा, फिर कुछ इन्होंने नीचे और इंटरेस्टिंग ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट में इन्होंने कुछ पेड़ सजेस्ट किए हैं विच सर्व एज नॉइज ब्रेकर्स। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये वाले पेड़ हैं जिनसे कि नॉइज रिडक्शन होता है, मतलब बड़े पेड़ हैं जिनसे नॉइज रिडक्शन होता है, नॉइज ज्यादा फैलता नहीं है, वो भी दिए। तो इसको पढ़ सकते हैं, इसमें जो ऊपर जो दिया है उसी का फिर ये नीचे लंबा सा थोड़ा डिटेल में चल रहा है। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग वो है फ्लो चार्ट जैसा बनाया सॉलिड वेस्ट का, कि उसमें दो कैटेगरी करके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये 80 पेज नंबर 18 पे है, 25 पन्ने का है, 18वें पेज पे है। 18 पेज नंबर पे सॉलिड वेस्ट का कैसे क्या करेंगे वो दिया है कि बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उससे ये फर्टिलाइजर बनाएंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को दो कैटेगरी में ये सेग्रीगेट कर देंगे। और इसमें देखो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वही दिया हुआ है कि कलर कोड के अकॉर्डिंग, कि बायोडिग्रेडेबल वाले को घर ये ग्रीन उनमें कंटेनर्स में बिन्स में डलवाएंगे, रिसाइक्लेबल वाले को ब्लू बिन्स में डलवाएंगे, और बाकी सब कुछ जो है डार्क ग्रे या काले वाले में
डलेगा। ये भी जो है स्टैंडर्ड वो होती है कलर कोडिंग, तो मतलब स्टैंडर्ड कलर कोडिंग भी फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग जो है ये करेंगे। बस यही बार बार कंस्ट्रक्शन फेज, ऑपरेशन फेज, उसके अकॉर्डिंग वही सब दिया हुआ है, जो ऊपर दिया है टेबल में उसी को डिटेल में दिया है। फिर एक नीचे एक फ्लो चार्ट जैसा दिया है, ईएमपी फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, एक वो इंटरेस्टिंग है पेज 21 पे। मतलब एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या मॉनिटरिंग करेंगे, उसमें एनर्जी डिमांड, सप्लाई, जो सप्लाई होगी उसमें फिर कंजर्वेशन के लिए जो है यूटिलाइज एनर्जी एफिशिएंट डीजल जनरेटर्स, जो ऊपर भी दिया हुआ था, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रिन्यूएबल एनर्जी, रिड्यूस कंजम्पशन, यूज एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, क्रिएट गेस्ट अवेयरनेस। ठीक है, तो ये सब जो है एनर्जी कंजर्वेशन के तरीके हैं कि एनर्जी एफिशिएंट वाला डीजल यूज करिए, ठीक है, जिससे कि मतलब गंदगी कम निकले और एनर्जी ज़्यादा मिले। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जितने यूज कर सकते हैं, जैसे सोलर पैनल वगैरह लगा के वो करेंगे। कंजम्पशन रिड्यूस करने के लिए जो है एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज करिए, और गेस्ट की अवेयरनेस होनी चाहिए कि मतलब गेस्ट जो हैं वो, या तो अगर गेस्ट हैं तो वो भी एनर्जी कंजर्वेशन का ध्यान रखें जो भी काम करें, और नहीं तो गेस्ट्स को मिनिमाइज करके रखो जिससे एनर्जी कंजर्वेशन पे लोड, मतलब एनर्जी कंजम्पशन पे लोड कम पड़े और कंजर्वेशन हो। तो यही सप्लाई और डिमांड में बैलेंस बना के रखो, ये दिया है। एनर्जी सेविंग प्रैक्टिसेस दिया है, बिहेवियरल चेंज ऑन कंजम्पशन दिया है। ये सब छोटे छोटे मतलब मेजर्स हैं मॉनिटरिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए। फिर हायरार्किकल स्ट्रक्चर दिया है कि कौन कौन होंगे, किस टाइप के कोऑर्डिनेटर्स होंगे, कौन क्या देखेगा, साइट मैनेजर होगा, कॉरपोरेट एनवायरमेंटल डिवीजन होगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉरपोरेट प्लानिंग ग्रुप होगा, साइट एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेटर होगा, फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का अलग ऑपरेटर होगा, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट इंचार्ज अलग होगा। फिर एक और टेबल है सजेस्टेड मॉनिटरिंग प्रोग्राम फॉर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, उसमें भी दिया हुआ है एम्बिएंट एयर क्वालिटी, ग्राउंड वाटर पोर्टेबिलिटी टेस्टिंग, एम्बिएंट नॉइज, पोर्टेबल वाटर क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी, वेस्ट करेक्टराइजेशन, ट्रीटेड वेस्ट एटसेट्रा। बस वो लास्ट बट वन पेज पे 24 पेज पे ये दी सजेस्टेड मॉनिटरिंग प्रोग्राम फॉर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। इसमें जो है दिया है कि एम्बिएंट एयर क्वालिटी कब कब चेक करेंगे, हाफ ईयरली, मतलब हर 6 महीने में एक बार चेक करेंगे। जब तक कंस्ट्रक्शन चलेगा तब तक 6 महीने में एक बार चेक करेंगे, और फिर जब कॉलोनी ऑपरेशनल हो जाएगी तब साल में एक बार करेंगे, एनुअली करेंगे, और 24 आवर सैंपल कलेक्शन करेंगे। ग्राउंड वाटर क्वालिटी हर 6 महीने में करेंगे। नॉइज लेवल जो है वो भी हर 6 महीने में चेक करेंगे, और जो है पीने का पानी 6 महीने में चेक करेंगे कि क्वालिटी उसकी कैसी है। सॉइल क्वालिटी भी हर 6 महीने में चेक करेंगे। वेस्ट करेक्टराइजेशन डेली करेंगे। ट्रीटेड वाटर की डेली चेकिंग करेंगे, वही बीओडी, और कूलीफॉर्म कंटेंट, कूलीफॉर्म काउंट जो होता है वो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है पानी में, वो इन्फेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। माइक्रोबियल इन्फेक्शन के लिए कूलिफॉर्म काउंट होता है, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो मतलब कि पानी में माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, मतलब बैक्टीरियल या किसी माइक्रोब्स का इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ये एक टिपिकल एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग प्लान आज डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग वही EIA मेथडोलॉजीज स्टार्ट करेंगे। और जैसे मैंने बताया, जो केस हिस्ट्री जो मैंने आज अपलोड करी है उनको भी ऐसे ही जस्ट ब्राउज कर